Namaskar. Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the second year second language Hindi students. आइए बच्चों, इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष के हिंदी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पूरक पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है गांव का ईश्वर। गांव का ईश्वर यह एक एकांकी है और इस एकांकी के एकांकीकार हैं श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी। श्री लक्ष्मी नारायण लाल जी हिंदी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ एकांकीकार माने जाते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरूपी, सब रंग, मोहभंग आदि। और इनके एकांकी हैं पर्वत के पीछे, सुबह होगी, मड़वे का भोर, गांव का ईश्वर, ताजमहल के आंसू, नूर जहां की एक रात आदि। और इनके उपन्यास है छोटी चंपा, बड़ी चंपा, बया का घोंसला और सांप, गली, अनारकली आदि। और इनके कहानी संग्रह है एक बूंद जल, एक और कहानी। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी समाज में फैले अनेक विषयों पर आधारित सामाजिक एकांकियों की रचना की है। प्रस्तुत एकांकी गांव का ईश्वर में भी एक सामाजिक समस्या को उठाते हैं। इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1987 में हुई थी। आइए पढ़ते हैं एकांकी गांव का ईश्वर। एकांकी को पढ़ने से पहले इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं उन पात्रों को देखेंगे। सबसे पहला पात्र है रतन। रतन इस एकांकी का मुख्य पात्र है। रतन गांव का एक युवक है, आधुनिक विचारों वाला और अन्याय को नहीं सहने वाला। ऐसा पुरुषार्थी युवक है जो अपने बूते पर पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है, अपने परिवार के सारी जिम्मेदारियों को उठाता है और हर महीना ये अपनी तनख्वाह में से बड़ा सा हिस्सा अपने पिता के नाम भेजता है। तो ऐसे होनहार लड़के का नाम है रतन। फिर भी इसके पिता इससे नाराज हैं। क्यों नाराज है, हम एकांकी में देखेंगे। दूसरा पात्र है शिवपाल। शिवपाल इस एकांकी में रतन का पिता है। अनपढ़ है, गांव में रहता है और पुराने सोच वाला व्यक्ति है। और शिवपाल चाहते हैं कि उसका बेटा रतन जल्दी शादी करें, गृहस्थी बसाएं। और ये भी चाहते हैं कि रतन बाप की बात, हर एक बात माने, बाप के जिद के आगे झुक जाए। भले ही पिता कोई गलती करें तब भी उस पर कोई प्रश्न ना करे। इस तरह का एक जिद्दी बाप है शिवपाल। मां एक मजबूर महिला। मध्यवर्गीय परिवार में एक महिला का जो रूप होता है वही इसमें दिखाया गया है। मध्य वर्ग की मां न बच्चों को समझा सकती है और न पति को कुछ कह सकती है, तो पति के जिद के आगे झुक जाती है और पति की बात को मान लेती है। रामपाल शिवपाल का भाई, सिद्धू काका गांव के बुजुर्ग जिनकी बात सभी लोग मानते हैं, जतन रतन का छोटा भाई, अनपढ़ गवार है परंतु बाप के कब्जे में है। केशर रतन की छोटी बहन, मजबूर होकर इसे शादी करनी पड़ रही है। इसके अन्य पात्र हैं बच्चे, रिश्तेदार, कुली, केशर सखियां आदि। आइए पढ़ते हैं गांव का ईश्वर एकांकी। एकांकी की शुरुआत होती है शादी के मंडप से। स्टेज पर मंडप डाला गया है और मंडप के पीछे से रोशनी आ रही है। गांव के एक मध्यवर्ग का परिवार है, अपनी लड़की की शादी करने जा रहा है। आज ही शादी है, इसलिए घर परिवार हित संबंधी सभी अपने दायित्व में व्यस्त हैं। आंगन में मड़वा शोभा दे रहा है। मड़वा का मतलब क्या है? मड़वा का मतलब मंडप है। मड़वा అంటే మండపము। పెళ్లి ఉంది అంటే ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబంలోని ఒక అమ్మాయి పెళ్లి ఉంది। పెళ్లి సందర్భంగా మండపం వేశారు। ఈ మండపం చుట్టూ ఈ నాటకం సాగుతుంది। आंगन में ढोलक मंगल गीत उभर चुका है।
और गाती हुई स्त्रियां और मंडवे की छवि सब मुख्य स्टेज पर पीछे दिखाई दे रही। पर्दा उठने के कुछ ही क्षणों बाद शिवपाल दाएं हाथ में हुक्का लिए हुए आंगन में मंच पर आता है। आते ही उसके व्यक्तित्व का अहम, झुंझलाहट, आवेश तीनों की अभिव्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। విద్యార్థులకు స్వాగతం। ఈ రోజు మనము గాంవ్ కా ఈశ్వర్ అనే ఒక ఏకాంకిని చదవబోతున్నాం। ఇందులో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం తన అమ్మాయి పెళ్లిని చేస్తుంది। ఈ రోజే పెళ్లి ఉంది। పిల్ల తండ్రి శివపాల్, ఈయన చాలా ఆవేశంలో ఉన్నాడు, కోపంగా ఉన్నాడు। ఎవరి మీద కోపం ఉన్నాడో చూద్దాం। शिवपाल, नहीं आया तो न सही, इसकी क्या चिंता, कल के छोकरे हो। बरियार सिंह जोर से चीखता है। शिवपाल फिर आगे कहता, जतन की मां, मैं साफ साफ बातें करता हूं, तुम रतन की मां हो, तुम्हें उस पर बहुत गुमान है, लेकिन तुम उसे जानते नहीं कि वह कितना बड़ा रंगा सियार है। जो लड़का बाप की राय में न रहा, जिस जंघे से पैदा हुआ उसी की वह खिलाफत करने लगा, उसका भरोसा। ఇక్కడ మండపంలో పిల్ల తండ్రి చాలా కోపంగా ఉన్నాడు, తల్లి మీద అరుస్తున్నాడు। నీ పిల్లగాడు ఎంత పెద్ద మోసగాడో చూసావా, ఇంకా రాలేదు అని కోపపడుతున్నాడు। मां जवाब देने के लिए तैयार है, दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है, फिर कहती है, लेकिन मुझे तो फिर भी विश्वास है कि मेरा रत्नु बेटा मुझे धोखा न देगा। शिवपाल, है तेरी की, मेरा रत्नु बेटा। जतन की मां, मैं तो समझता हूं कि इतनी रटन अगर तूने ईश्वर की लगाई होती तो अब तक अपना सब काम पूरा हो गया होता, रुपये भी इकट्ठा हो गए होते, केशर बेटी की विदाई का सामान भी तैयार हो गया होता, और क्या क्या गिनाऊं, सब कुछ हो गया होता। मां बहुत चिंतित होती है। अब चुप बैठने से कोई काम नहीं चलेगा। अभी कुछ ही घंटों के बाद बारात सिर पे आकर बैठ जाएगी, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा रतन आकर ही क्या करेगा, ऐसी संतान से बेसंतान भला। शिवपाल बहुत गुस्से में है अपने बेटे पर कि वो अभी तक नहीं आया। शादी अभी है, मतलब यह कि इस मध्य वर्गीय परिवार में शादी की कोई तैयारी नहीं हुई है। अभी 1-2 घंटों में बारात आ जाएगी, और झुंझलाहट दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं औरतों पर। तो शिवपाल के इस व्यक्तित्व को यहां पर हम देख सकते हैं। मां कहती है, फिर मैं और क्या करूं, अपने रुपयों में से कुछ रुपये मुझे दो। कैसे रुपये, मेरे कैसे रुपये? अरे वही जो कुछ काट काट कर नहर वहर के रुपये, मैं शादी के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। रतन की मां, विश्वास रखो। हाय दैया, कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं मां नहीं हूं? क्या मेरी बेटी ब्याही नहीं जा रही है? फिर मैं और किस दिन के लिए रुपये छिपा कर रखूंगी? सब अपने रुपये मैंने खुद खर्च कर दिए। सिंदूर मंगवाए, डिबिया मंगवाए, उड़द लिए, 4 पसेरी महीन चावल खरीद लिए, और यानी तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? कुछ क्यों नहीं, कुल 15 रुपये बाकी है मेरे पास। उसमें द्वार पूजा है, बेटी के पांव पूजने हैं, कोहबर में दामाद को देने हैं, खिचड़ी खिलानी देनी है, मिलना पर देना है, मुझे तो पग पग पर देना ही है। रतन ने लिखा था कि मैं जरूर आऊंगा, चिंता मत करना मां। हटाओ रतनों की बात, बार बार रतन रतन, जैसे वह न आएगा तो मेरी बेटी की शादी ना होगी। मतलब ये कि इस परिवार में अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, और जो कमाने वाला बेटा है वो भी अभी तक नहीं है। पिता गुस्से में है और अपने बेटे का नाम सुनते ही भड़क रहा है। मां कहती है, इसमें बिगड़ने की क्या बात है, इससे तो कुछ नहीं होगा। इसमें बिगड़ने की जो बात है उसे मैं नहीं जानता हूं,
रतन की मां नहीं जानती, वह बेईमान इस शादी के ही खिलाफ है। यही है सब बातों की जड़। खैर, ईश्वर मालिक है। अब यह बताओ कि कोई ऐसा गहना वहना तुम्हारे पास है जिसे मैं गिरवी रख दूं, जिसे मैं गिरवी रख सकूं? बस 2-4 छोटी मोटी चांदी के गहने हैं। और वह जो तुम्हारे पास सोने की नथुनी थी ना, जिसे पहनकर तुम गौने आई थी, उसे मैं किसी और को नहीं दे सकती। उसे मैं केशर की बेटी की नाक में पहनाकर विदा करूंगी। एकाएक बाहर से कोई शिवपाल पुकारता हुआ आता है। शिवपाल स्वागत करता हुआ, ओ सिद्धू काका, आओ आओ। सिद्धू काका प्रवेश करते हैं। सिर पर फेंटा, बदन पर मिर्जई और हाथ में डंडा। राम राम काका, राम राम। राम राम भैया, राम राम। शिवपाल पुकारता हुआ, अरे जतनो, ओ जतनो। आवत है काका, दौड़ता हुआ प्रवेश करता है। जतन दौड़ता हुआ प्रवेश करता है और इसके व्यक्तित्व में गांव की जबान की पूरी छाप दिखाई देती है। शिवपाल संकेत करते हुए, जाओ चिलम भर लाओ। जतनु दौड़कर चिलम लेकर अंदर जाता है। शिवपाल, बड़ी मुश्किल है काका। सच मैं तो कहता हूं, अगर ईश्वर लड़की दे तो साथ में खूब रुपया भी दे, नहीं तो बेकार। बस समझो काका कि हाथ मल मल के रह जाना पड़ता है। लेकिन शिवपाल, लड़कियां तो अपनी अपनी किस्मत लेकर आती हैं। सुना है कि पुराण में लिखा है कि ईश्वर गर्भ के अंदर पहले दोनों हाथ बनाता है, फिर पेट बनाता है, और फिर लड़कियां तो देवी की अवतार हैं। कहते हैं, जहिवर कन्या पावन पूजा, अधम अकारण जन्म न दूजा। इस प्रकार अभी तक इस नाटक में पता चलता है कि इस घर में, इस मध्यवर्गीय परिवार में अपनी बेटी की शादी की कोई तैयारी नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर में बारात आ जाएगी। सारे काम ज्यों के त्यों। कारण यही है, इनके पास पैसा नहीं है और पिता, जो कि शादी की तैयारी करने के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये अपने बेटे पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं और बेटे का नाम सुनते ही भड़क रहे हैं। ऐसे में बेटा आए तो तैयारियां हो, और अपने झूठे रोब को जमाने के लिए पत्नी से गहने मांगता है, रुपये मांगता है, जो खुद जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है। फिर भी वो अपनी हेकड़ी जमाने से नहीं चुकता। तो ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है शिवपाल। అంటే ఇక్కడ ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో అమ్మాయి పెళ్లి ఉంది. ఇంకొద్దిసేపట్లో పెళ్లి కుమారుడు వస్తాడు. బంధువులు రావడం మొదలైంది. అలాంటి సమయంలో తండ్రి ఇంకా ఈ పెళ్లికి కావాల్సిన చాలా వస్తువులను కొనాల్సి ఉంది. అతని దగ్గర డబ్బు లేదు. భార్యను అడుగుతున్నాడు, నీ కొడుకు రాలేదు, నువ్వు కొడుకు రాలేదు అనేసి. అంటే తండ్రికి కొడుకు మీద కోపం ఉంది, కానీ డబ్బు వస్తే కొడుకు ద్వారా రావాలి. తన వద్ద ఏమీ లేదు. భార్యను అడుగుతున్నాడు, నీ దగ్గర ఏమైనా ఆభరణాలు ఉంటే ఇవ్వు, నేను దాన్ని కుదువ పెట్టి డబ్బులు తెస్తాను. 1 గంటలో డబ్బులు రావాలి, సామాన్లు రావాలి. చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది. ఇంతలో ఊరిలోని పెద్ద మనిషి సిద్ధు కాకా వస్తున్నాడు. అతనితో शिवपाल ఏమంటున్నాడో చూడండి. सिद्धू काका, क्या अब तक जतनो नौकरी से नहीं लौटा? शहर से नहीं आया अब तक? शिवपाल, यहां आने की उसकी जरूरत ही क्या? मैं तो अब उसका मुंह तक नहीं देखना चाहता. सिद्धू काका, छा छा छा, राम राम राम, ऐसी बातें नहीं शिवपाल, ऐसी बातें नहीं. रतनु तो अपनी संतान है. जेठा लड़का बड़े भाई के बराबर होता है और रतनु तो घर का चिराग सा बेटा है. अपने पैरों पर रहकर वह इतना पढ़ा है कि गांव की इज्जत बढ़ गई है.
फिर क्यों तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो? शिवपाल, दूर के ढोल सुहावन लगा काका, पक्की कहावत है। लेकिन रत्नुवा की वजह से जो जो मुझ पर बीत रही है वह मेरा कलेजा ही जानता है। सिद्धू काका, आखिर बात क्या है? शिवपाल, तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, कहकर जतन को डांट कर भेजता है। मगर जतन अनपढ़ है, बड़ों की बातों में बातें सुनने बैठ गया। तो फिर शिवपाल धमकाकर उसे भेज देता है। फिर आगे कहता है, अरे उल्लू के पट्टे, वहां बारात टिकेगी, वहां जाओ, जहां पर उत्तर वाली बाग में जाओ, देखो वहां सब झाड़ बुहार कर ठीक हो गया है कि नहीं। काका, बरतिया में नाच है कि नहीं? जतन भोला भाला लड़का है और कह रहा है कि बारात में नाचना होगा कि नहीं। यहां तैयारियां नहीं है, मगर छोटा बेटा इतना मासूम है कि उसको बारात की पड़ी है। फिर शिवपाल क्रोध से उसे देखता है तो वो डर के चला जाता है। तुझे तो बस नाच गाने से मतलब है, चाहे घर की नाक कटे या रहे। भाग यहां से, जल्दी जा, इतने इंतजाम देख। वह भाग जाता है। फिर शिवपाल कहता है, सिद्धू काका, रतन से लाख दर्जे जतनवा मेरा अच्छा बेटा है। माना कि वह 4 अक्षर पढ़ा नहीं है, बाहर से कुछ कमाकर नहीं भेजता, लेकिन यह तो है कि अपने कब्जे में है। जो कुछ कह दे तुरंत बचा लाएगा, चू नहीं कर सकता। खेती बाड़ी, खेत, घर, खलिहान, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए है। सिद्धू काका को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सिद्धू काका जानते हैं कि रतन लायक बड़ा बेटा, बिल्कुल लायक है, हीरे जैसा बेटा है, जबकि जतन बिल्कुल अनपढ़ गवार है, सिर्फ पिता की बात सुनता है और कुछ नहीं करता। तो सिद्धू काका गंभीर हो जाते हैं और जवाब देते हैं, और रतन वह नालायक है ना, क्योंकि उसने तुम्हारे रोकने पर भी अपने पुरुषार्थ से दर्जा 12 तक पढ़ लिया है, क्योंकि शहर में वह नौकरी करता है और हर महीने 50 रुपए भेजता है। इन्हीं वजहों से वह नालायक है ना। शिवपाल के, काका तुम उसके बारे में इतना ही जानते हो ना, यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन वह किस तरह मेरे और खानदान के साथ दुश्मनी कर रहा है तुम उसे नहीं जानते काका। कुछ समझाने की कोशिश करता है। फिर आगे कहता है, तुम्हें मालूम ही है कि उसने अपनी शादी नहीं की। मैं 12 बार उसे कह के मना के हार गया, लेकिन वह शादी के खिलाफ ही रहा। वह कहता है कि मैं अभी पढ़ूंगा, मेरे कुछ लक्ष्य हैं, ना जाने क्या लक्ष्य हैं, उसे पूरी करके ही शादी करूंगा। सोचो काका, शादी ब्याह तो ईश्वर की चीज है, ईश्वर का धर्म है, ये आज करके लौंडे इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा देते हैं। सिद्धू काका, जमाना बदल रहा है शिवपाल, लेकिन जब मैं जिंदा हूं तब नहीं। सोचने की बात है काका, रतनुआ इस पूस में 30 वर्ष का हो जाएगा। कब उसका लक्ष्य पूरा होगा, कब उसकी शादी होगी, कब उसके बाल बच्चे होंगे, उसे ईश्वर ही जाने। मुझे तो लगता है कि रतनुआ की पीढ़ी के ही बाद इस खानदान का पेट समाप्त हो जाएगा। जतनो तो है ही, ऐसा अशुभ क्यों बोलते हो? हे भगवान, इसी को तो रोता हूं काका। कहावत है कि बड़ा रोके आगा, छोटा बने अभागा। रतनुआ के आगे जतनुआ की शादी कैसे हो सकती है काका? नहीं तो मैं रतनुआ की परवाह करता, वह भाड़ में जाए ससुरा। शिवपाल आवेश में उठता है। सिद्धू काका उठकर समझाते हुए, अभी भूल जाओ इन बातों को शिवपाल, आज बेटी की शादी है, इसकी चिंता करो। शिवपाल चिंता में चुप हो जाता है। सब चीजों का प्रबंध हो गया है ना?
या अभी कुछ प्रबंध करना बाकी है? शिवपाल: क्या बताऊं काका, रत्नू ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। ढलने लगता है। खैर, ईश्वर मालिक है, कन्यादान तो हो ही जाएगा काका, फिर आगे कोई किसी की किस्मत थोड़ी ही जानता है। काका, जब तक तुम यहीं बैठो, इंतजाम देखो, और मैं कुछ प्रबंध करने जा रहा हूं। फिर शिवपाल भीतर से डंडा लेता है और फिर बाहर चले जाता है। और इतने में बाहर से कोई व्यक्ति आता है। सिद्धू काका दूर से रामपाल को देखकर कहता है, ओहो रामपाल। रामपाल प्रवेश करता है। राम राम काका, राम राम। सिद्धू काका: राम राम, आओ बैठो। किसे पुकार रहे थे? भैया कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आंगन में इधर उधर देखकर घर भी सूना लग रहा है। औरतें अभी गांव देवता पूजने गई हैं और शिवपाल कुछ प्रबंध करने गए हैं। क्या कहा जाए, अभी तक रत्नू नहीं आया। भगवान ही पार लगा। कैसे तब काम होगा? शादी ब्याह इज्जत का मामला है। पता नहीं आजकल के लौंडे पढ़ लिख कर भी क्यों ऐसे हो जाते हैं। रत्नू को आना तो चाहिए। रामपाल: मेरा पूरा विश्वास है कि वह जरूर आएगा काका, बेचारा किसी प्रबंध में फंस गया होगा। सोचने की बात है काका, रतन शहर में कुछ 120 रुपये पाता है, और अगर हर महीने 30 तारीख को वह 50 रुपये भैया के पास न भेज दे, ये उसकी बुरी गति बना देते हैं। फिर आप सोचिए काका। फिर भी तो शिवपाल रत्नू से बहुत नाखुश रहता है। क्या बताएं काका, आप तो भैया का स्वभाव जानते ही हैं। मैं उनका सगा सहोदर भाई हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कितने बुरे ढंग से अलग कर रखा है। भैया तो अपने किसी को समझते ही नहीं है। अपनी बात, अपना गुस्सा, इनके ये भी अलग नहीं हो सकते। बाहर से जतन आता है। सब लोग घर के घर कहां चला गई हैं बाबा? आ रही होंगी। सब लोग देवता पूजने गई हैं। कहो क्या बात है? बारात के एक बैलगाड़ी जनवासा में पहुंच गए। आको दाना पानी कुछ देवे का चाहिए ना। घबराने की बात नहीं है जितनो, जरा दम मारने दो उसे, फिर सब हो जाएगा। रामपाल: रत्नू अपने परिवार का जेठ लड़का है, पढ़ा लिखा, लायक, 4 पैसे कमाने वाला, लेकिन उसकी बातों की इज्जत भैया इतनी भी नहीं करते। वह शुरू से केशर की शादी के खिलाफ था। वह बार बार भैया से हाथ जोड़कर कहता हुआ हार गया कि काका, अभी केशर की शादी मत करो, अभी तो वह पूरे 13 साल की भी नहीं हुई है। आप उसकी शादी की चिंता न कीजिए, यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन ये कब मानने वाले? जो चाहते हैं वही करते हैं, नंगा खुदा से बड़ा। जतनो चिलम भरकर लाता है और चारपाई बिछाकर सोने लगता है। उस पर सहसा लेट जाता है। रामपाल कहते हैं, यह आराम करने का वक्त है जतनो। अंगड़ाई लेते, काका बहुत थक गए हैं हम तो ससुरा आज पनिहरन में दौड़ते दौड़ते करेजा झंझर है जाग है। हमारे बड़का भेजे मजे में बांटन। अरे जा बेटा, तू तो लायक लड़का है ना, चल उठ। तो समझ रहे हैं ना काका, यानी कि अब सच्चाई क्या है उसे बताते हैं रामपाल, जो कि शिवपाल के छोटे भाई हैं। रामपाल बताते हैं कि रतन, शिवपाल जो सोच रहा है ना, रतन के बारे में जो कह रहा है ना, वो गलत है। रतन इस शादी के खिलाफ था। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि शिवपाल जिद में आकर अपनी बच्ची का बाल विवाह करने जा रहा है। तो बाल विवाह करना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी गांव में इस तरह के विवाह होते ही रहते हैं। तो रतन पढ़ा लिखा है, इसलिए विरोध कर रहा है। उसके विरोध करने में मतलब उसका विरोध करना जायज है। फिर भी शिवपाल समझने के बजाय जिद पर अड़ा बैठा है कि मैं शादी करूंगा तो इसी मुहूर्त में और जल्दी से जल्दी। तो ये सच्चाई
अभी तक छिपाकर सिद्धू काका के सामने तरह तरह की बातें कर रहा था शिवपाल, और अब तैयारी करने के नाम पर बाहर गया है। तो रामपाल आगे कहता है सच क्या है। तो समझ रहे हैं ना काका? हूँ शिवपाल, शिवपाल का स्वभाव तो जरा ऐसा ही है। स्वभाव ही नहीं काका, भैया के कर्तव्य भी उल्टे हैं, गुस्से में अंधे हो जाते हैं। रतन रतन हमारे अनपढ़ परिवार का चिराग है, वह सब चीजों को नए ढंग से सोचता है। सही है। रतनू भैया को यह तो सलाह दे रहा था कि केशर की शादी अभी न हो। रतनू भैया को यही तो सलाह दे रहा था कि केशर की शादी अभी ना हो। वह अभी नादान है, लेकिन चूंकि रतन ने उन्हें यह सलाह दी, इस पर वे गुस्से में लाल हो गए कि केशर की शादी होगी तो इसी साल होगी। और इस जल्दबाजी में उन्होंने बेचारी केशर की शादी कितनी गलत जगह पर तैयार कर डाली, कितनी गलत जगह पर तय कर डाली। हाँ भाई, सुना है कि दूल्हे की उम्र कुछ 30 साल के करीब है। विस्मित होकर 30 साल? मुझे तो सब कुछ मालूम है। दूल्हे की यह तीसरी शादी है। उसकी 2 औरतें मर चुकी हैं। उसकी पहली शादी रामपुर से हुई थी और वह दुल्हन गौने के बाद ही मर गई, और दूसरी शादी लखरौली से हुई थी, वह भी 2 साल के भीतर चल बसी। ओफो, और शिवपाल को भी वही घर मिला? घर तो अच्छा है काका, पक्के 60 बीघे सीर है उसके पास। कछार में भी उसके 40 बीघे जमीन है। दूध धन लक्ष्मी से तो उसका घर भरा पड़ा है, लेकिन तब तो लेकिन कुछ नहीं। जब घर है तो सब कुछ है। मैं भी रामपाल यही मानता हूं कि शादी ब्याह वर वधू सब कुछ ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जो कुछ भी जिसे दे उसे लेना पड़ता है। रामपाल अब समझा नहीं सकते, क्योंकि सिद्धू काका भी शिवपाल के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो इसे देखकर रामपाल को अच्छा नहीं लगा कि न, क्या बात करते हो काका आप भी। ईश्वर आदमी भी तो कुछ है, ईश्वर ने उसे भी तो आंखें दी है, आखिर किस लिए? मतलब ये कि इस घर में जिस शादी का विरोध कर रहा था रतन, वो सही था, क्योंकि केशर तो 13 साल की बच्ची है, उसकी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। और ऊपर से तीसरी बार शादी करने वाला दूल्हा 40 साल के ऊपर उम्र है। तो ऐसे में शादी करना ठीक नहीं लग रहा है। परंतु पुराने जो बुजुर्ग जैसे सिद्धू काका हैं, शिवपाल हैं, इनकी नजर में अगर कोई दूल्हा पैसे वाला है तो सब जायज है। रामपाल बता रहा है कि दूल्हे के पास 40 बीघा कछार है। कछार का मतलब ऐसी जमीन जहां पर धान उगता है। అంటే కచార్ అంటే తడి నేల, అంటే ఎట్లాంటి మట్టి అంటే అక్కడ ధాన్యం పండించే మట్టి. కాబట్టి ఆ ఇంట్లో బాగా డబ్బుంది కాబట్టి అంతా ఓకే. 40 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లవాడైనా 13 ఏళ్ల పిల్లతో పెళ్లి చేసినా ఏం తప్పులేదు. పైగా ఈ విషయాన్ని తాము సమర్థించడానికి దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుంటున్నారు. సిద్ధు కాకా లాంటి వాళ్ళు, ముసలి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆ పిల్లకు అదే రాసి పెట్టి ఉందేమో, అంటే పిల్లకు భగవంతుడు ఏం రాసి పెట్టాడో వీళ్ళు చదివేశారు, ఆ పిల్లాడినే పట్టుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఈ విధంగా ఆలోచించడం అనేది సమాజంలో సరైనది కాదు. ఈ రోజు కూడా చాలా మంది తల్లిదండ్రులు అమ్మాయి పెళ్లి విషయం వచ్చేసరికి పిల్లవాడు డబ్బున్నవాడైతే చాలు, ఆయన వయస్సు చూడరు, ఆయన గుణగణాలు చూడరు, ఆయన ఎట్లాంటి కుటుంబం అనేది కూడా చూడకుండా పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడిపోతారు. ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జరుగుతున్న విషయం. దాన్నే ఇక్కడ
రచయిత చాలా బాగా చిత్రిస్తున్నారు.